हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 7 आधुनिकीकरण के रास्ते के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिकोणीय व्यापार में शामिल था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन, भारत और चीन। चीनी उत्पादों जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा, अफीम। यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, कन्फ्यूशियसवाद कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं से विकसित हुआ और उनके शिष्य अच्छे आचरण, व्यवहारिक ज्ञान और उचित सामाजिक संबंधों से चिंतित थे। दूसरा है, लोगों को आधुनिक विषयों में प्रशिक्षित करने और नए विचार लाने के लिए छात्रों को जापान, ब्रिटेन और अमेरिका भेजा गया। तीसरा है, 1905 में रूस जापान युद्ध के ठीक बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जिसके द्वारा अभ्यर्थियों को अभिजात शासक वर्ग में प्रवेश मिलता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन गलत है। अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता है। इन सबसे अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की ज़रूरत है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का था। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा, ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आएं। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए, बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। चूँकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती हैं, चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद लिए। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मांचू साम्राज्य को कब समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1911 में। 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सन यात सेन। 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वे गरीब परिवार से थे और वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरा है, उन्होंने मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से था। तीसरा है, 1911 ईस्वी में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की। निम्न में से व्यक्ति की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झिंग मांग। 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। अगला प्रश्न है, कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सन यात सेन। सन यात सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। अगला प्रश्न है, चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1902 में। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। साओ तोआ फेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। अगला प्रश्न है, चीन की उस सामाजिक पत्रिका का नाम क्या था जिसे महात्मा गांधी और केमल अतातुर्क जैसे नेताओं ने भी पढ़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइफ वीकली। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैसले से मदद मिली। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। साओ तोआ फेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। इसने अपने पाठकों को नए विचारों से, साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटना का वर्ष से मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीजी संविधान लागू किया गया। 1889 में। जापान का चीन पर आक्रमण 1931 में। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए 1945 में। और चीन में गृह युद्ध 1926 से 49 में हुआ। अगला प्रश्न है, चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में। 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और 1926 से 49 में चीन में गृह युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, रूसी क्रांति की सफलता के बाद 1921 ईस्वी में चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की। दूसरा है, लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिनटन या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म करे। तीसरा है, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय और सोवियत संघ ने दुनिया भर के साम्यवादी पार्टियों का विरोध किया। चौथा है, माओ त्से-तुंग ने, जो सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे, क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना और इनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिनटन या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके। कॉमिनटन और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया और 1943 में इसे खत्म कर दिया गया। माओ त्से-तुंग ने, जो सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे, क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। अगला प्रश्न है, लॉन्ग मार्च के यात्रा की दूरी क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6000 मील। कम्युनिस्टों की सोवियत की कुओमिंतांग द्वारा नोटबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते उन्हें लॉन्ग मार्च पर जाना पड़ा, जो कि शांक्सी तक 6000 मील का मुश्किल सफ़र था। नए अड्डे येनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंतांग की हार हो गई। अगला प्रश्न है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1949 में। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे, जो कि कृषक आबादी का 98% था। अगला प्रश्न है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। दूसरा है, अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। तीसरा है, यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने साम्यवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सत्य है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपल्स कम्यून, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे, जो कि कृषक आबादी का 98% था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से पीपल्स कम्यून्स क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जहां लोग एकत्र जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने ही घरों के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषक आबादी का 98% थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से रेड गार्ड्स में शामिल थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छात्र और सेना। समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा पेशेवर ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। दोषारोपण और नारेबाजी ने तर्क संगत बहस की जगह ले ली। अगला प्रश्न है, 1978 में माओ पार्टी ने आधुनिकीकरण के लिए 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की गई। निम्न में से कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अवसंरचना। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दाव पेचों की प्रक्रिया शुरू हुई। तंग शिया ओफिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की। यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। पार्टी से सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की इजाज़त थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक पैंतरेबाजी की प्रक्रिया शुरू हुई। डेंग शियाओपिंग ने समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत करते हुए पार्टी नियंत्रण को मजबूत रखा। दूसरा है, दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे पोस्टर 5वां आधुनिकीकरण में घोषणा की गई कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकीकरण निरर्थक हो जाएंगे। तीसरा है, इसमें गरीबी की समस्या का समाधान न करने या यौन शोषण को समाप्त न करने के लिए सीसीपी की आलोचना की गई। यहाँ तक कि पार्टी के भीतर से इस तरह के दुर्व्यवहार के मामलों का भी हवाला दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दाव पेचों की प्रक्रिया शुरू हुई। तंग शियाओपिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की। यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। पार्टी से सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की इजाज़त थी। इस नए और आज़ाद वातावरण में, जैसा कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय था, नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने 5वीं आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। उसने गरीबी न हटाने और लैंगिक शोषण खत्म न कर पाने के लिए सीसीपी की आलोचना की। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ही ऐसे दुर्व्यवहारों के उदाहरण पेश किए। अगला प्रश्न है, 1949 में
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से पराजित चियांग काई शेक 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के स्वर्ण भंडार और अवमूल्य कला खजाने के साथ डैश भाग गया और चीन गणराज्य की स्थापना की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ताइवान। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणराज्य की स्थापना की। 1894 से 95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी और तब से वह जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। कायरो घोषणा पत्र और पोट्सडेम उद्घोषणा के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। अगला प्रश्न है, ताइवान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1894 से 95 में जापान के साथ लड़ाई के ताइवान का क्षेत्र जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी और तब से ताइवान जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। दूसरा है, कायरो घोषणा पत्र और पोट्सडेम उद्घोषणा के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। तीसरा है, चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना कर बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी दी गई। चौथा है, चियांग काई शेक ने भूमि सुधार लागू किया जिसके चलते खेती में उत्पादकता बढ़ी और अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण करने के पश्चात 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। उपर्युक्त में से सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1894 से 95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी और तब से यह जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। कायरो घोषणा पत्र और पोट्सडेम उद्घोषणा के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। फरवरी 1947 में हुए जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद कुओमिंतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी। चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी छीन ली और सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह बाहर कर दिया। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किया जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामलों में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी लगातार वृद्धि करती रही, लेकिन अहम बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच का भी अंतराल लगातार घटता गया है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के अंत में कोरिया में किस वंश का शासन लागू हुआ करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोसोन वंश। 19वीं सदी के अंत में कोरिया में जोसोन वंश ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया और इसके साथ ही उसे चीन, जापान और पश्चिमी देशों का विदेशी दबाव भी सहना पड़ा। इन सब के बीच कोरिया ने अपनी सरकारी संरचनाओं, राजनयिक संबंधों, बुनियादी ढांचे और समाज के आधुनिकीकरण के लिए सुधार नीतियां लागू की। दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे 500 से अधिक समय से चले आ रहे जोसोन राजवंश का अंत हो गया। किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के दमन से काफ़ी नाराज थे। आज़ादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और केरो, याल्टा और पोट्सडेम सम्मेलनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है, कोरिया में चीन, जापान और पश्चिमी देशों का विदेशी दबाव होने के साथ अपनी सरकारी संरचनाओं, राजनयिक संबंधों, बुनियादी ढांचे एवं समाज के आधुनिकीकरण के लिए सुधार नीतियां लागू की। दूसरा है, दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद साम्राज्यवादी अमेरिका ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया। तीसरा है, आज़ादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने अमेरिकी उपनिवेश शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर याल्टा, केरो और पॉट्सडेम सम्मेलनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे। चौथा है, जापानी औपनिवेशिक शासन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ और कोरिया अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। 19वीं सदी के अंत में कोरिया के जोसोन वंश ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया और इसके साथ ही उसे चीन, जापान और पश्चिमी देशों का विदेशी दबाव भी सहना पड़ा। इन सब के बीच कोरिया ने अपनी सरकारी संरचनाओं, राजनयिक संबंधों, बुनियादी ढांचे और समाज के आधुनिकीकरण के लिए सुधार नीतियां लागू की। दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे 500 वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे जोसोन राजवंश का अंत हो गया। किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के दमन से काफ़ी नाराज थे। आज़ादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और केरो, याल्टा और पॉट्सडेम सम्मेलनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह कोरिया के भीतरी और बाहरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का लगातार प्रयास था, जो जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाया। अगला प्रश्न है, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित दो राष्ट्रों में से किन्हें विभाजित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह कोरिया के भीतरी और बाहरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का लगातार प्रयास था, जो जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाया। मुक्ति के बाद कोरियाई उपद्वीप को अस्थायी रूप से 38वीं समानांतर रेखा से दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ और दक्षिणी क्षेत्र में यूएन द्वारा संचालन किया गया। किंतु दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम करते रहे। हालांकि 1948 में उत्तर और दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन अस्थायी रूप से स्थापित हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोरियाई युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1950 में। जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध काल का एक छद्म युद्ध शुरू हुआ। जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते से समाप्त हुआ। कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया था। कोरियाई युद्ध से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास और लोकतंत्रीकरण भी धीमी गति से हुआ। युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा और राष्ट्रीय खर्च के कारण मुद्रास्फीति से कीमतें अचानक बढ़ गई। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित औद्योगिक सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नतीजतन दक्षिण कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना के समर्थन से शीत युद्ध शुरू हुआ। दूसरा है, उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध काल का छद्म युद्ध शुरू हुआ।
तीसरा है, कोरियाई युद्ध से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक भी धीमी गति से हुआ। चौथा है, युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा और राष्ट्रीय खर्च के कारण मुद्रास्फीति से कीमतें अचानक से घट गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल चौथा कथन असत्य है। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। दक्षिणी कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध काल का एक छद्म युद्ध शुरू हुआ। जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते से समाप्त हुआ। कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया था। कोरियाई युद्ध से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास और लोकतंत्रीकरण भी धीमी गति से हुआ। युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा और राष्ट्रीय खर्च के कारण मुद्रास्फीति से कीमतें अचानक बढ़ गईं। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित औद्योगिक सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नतीजतन दक्षिण कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगला प्रश्न है, 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से दक्षिणी कोरिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगमैन री। दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए, लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया। अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनावों के खिलाफ विरोध किया और री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जनरल पार्क चुंग ही और अन्य सैन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को कब उखाड़ फेंका गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1961। एक प्रोत्साहन के रूप में शुरू हुई इस क्रांति से री के प्रशासन काल के दौरान लोगों की दबी हुई भावनाएं प्रदर्शनों और मांगों के रूप में उठने लगी। हालांकि री प्रशासन के इस्तीफे के बाद स्थापित हुई लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता आंतरिक विभाजन और संघर्ष के चलते नागरिकों की मांगों का उचित उत्तर नहीं दे पाई, बल्कि सुधारवादी राजनीतिक शक्तियां उभरी और छात्र आंदोलनों ने एकीकरण आंदोलनों का रूप ले लिया। सेना के अधिकारियों द्वारा इसको समर्थन नहीं मिला। मई 1961 में जनरल पार्क चुंग ही और अन्य सैन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका गया। अगला प्रश्न है, कोरिया में बढ़ती लोकतंत्र की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1980 में चून डू हवन के सैन्य गुट के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग करने वाले छात्रों और नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रमुख शहरों में विभिन्न विरोध प्रदर्शन हुए। दूसरा है, चून के सैन्य दलों ने पूरे देश में मार्शल कानून को लागू कर लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज़ को दबा दिया। तीसरा है, चुन प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव का मजबूती के साथ आवाज़ उठाई। चौथा है, 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की मौत की घटना के बाद सरकार के खिलाफ लोकतंत्री आंदोलन में न केवल छात्रों बल्कि मध्य वर्ग के नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। लोकतंत्रीकरण की इच्छा पार्क चुंग ही की मृत्यु के साथ बढ़ी, लेकिन दिसंबर 1979 में फिर एक बार एक सैन्य नेता चून डी हवन की अगुवाई में सैन्य तख्तापलट का मंच तैयार हुआ। मई 1980 में चून के सैन्य गुट के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग करने वाले छात्रों और नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रमुख शहरों में विभिन्न विरोध प्रदर्शन हुए। सैन्य दल ने पूरे देश में मार्शल कानून को लागू करके लोकतंत्र आंदोलन को दबा दिया, किंतु ग्वांगजू शहर में विशेष रूप से छात्र और नागरिक लगातार मार्शल कानून को समाप्त करने की मांग करते रहे। हालांकि चून के सैन्य दल ने लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज़ को दबा दिया। उसी वर्ष के अंत में चून
यू सू इन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बने। चुन प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव का मजबूती से दमन किया। हालांकि चुन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 के 1.7% से बढ़ाकर 1983 तक 13.2% कर दिया। मई 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से हुई मौत की घटना के बाद नागरिकों ने लोकतंत्रीकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, जिसको चुन प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। इसके बाद चुन सरकार के खिलाफ लोकतंत्री आंदोलनों में न केवल छात्रों बल्कि मध्य वर्ग के नागरिकों ने भी भाग लिया। इन प्रयासों के चलते चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिला। कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय इस प्रकार से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, नए संविधान के अनुसार कोरिया में प्रथम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1987 में। कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद से पहला प्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर 1987 में हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में विफलता के कारण चुन के सैन्य दल के एक साथी सैन्य नेता रोह ताई वू का चुनाव हुआ। हालांकि कोरिया में लोकतंत्र जारी रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कोरिया में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद नए प्रशासन की निर्यात नीति के तहत सैमसंग, हुंडई और LG सहित कुछ कंपनियां 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। दूसरा है, सरकार ने औद्योगिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु कोरियाई कंपनियों ने पूंजी प्रधान व्यवसाय और रासायनिक उद्योगों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी निवेश करना शुरू किया। तीसरा है, कोरिया के बाजार को अन्य देशों के लिए खोलने के लिए नव उदारवादी दबाव में किम प्रशासन ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल होने का निर्णय लिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का प्रयास किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। नए प्रशासन की निर्यात नीति के तहत सैमसंग, हुंडई और LG सहित कुछ कंपनियां 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। सरकारी समर्थन के साथ कोरियाई कंपनियों ने पूंजी प्रधान व्यवसाय और रासायनिक उद्योगों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी निवेश करना शुरू किया। कोरिया के बाजार को अन्य देशों के लिए खोलने के लिए नव उदारवादी दबाव में किम प्रशासन ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल होने का निर्णय लिया गया और कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का प्रयास शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, कोरिया में विदेशी मुद्रा संकट का सामना कब करना पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1997 में। व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों द्वारा खराब प्रबंधन, संगठनों द्वारा बेईमान व्यापारिक संचालन के कारण कोरिया को 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आपात वित्तीय सहायता के जरिए संभालने की कोशिश की गई। यही नहीं, इस आर्थिक संकट में पूरे देश ने एक साथ प्रयास किए। नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 12 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।